आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम इलॉन मस्क के जीवन के बारे में जानेंगे। ये ही इलॉन मस्क बायोग्राफी का ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मस्क ने जिप2 को एक फायदेमंद इन्वेस्ट के रूप में कैपिटलिस्ट के सामने पेश किया। लोगों को इसके बारे में यकीन दिलाने के लिए उन्होंने पावरफुल स्पीच दी और इंजीनियर्स को अपने साथ काम करने के लिए एनकरेज किया। एक्स.कॉम अब जायज रूप से फाइनेंस सर्विस कंपनी बन गई। इसमें बैंकिंग लाइसेंस, म्यूचुअल फंड लाइसेंस और एफडीआईसी इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मौजूद थी। नवंबर 1999 में साइट इंटरनेट पर लाइव हुई। मस्क उस दिन अपने ऑफिस में पूरे 48 घंटे तक रहे क्योंकि वे चीजों को अपने सामने ही स्मूथली चलते हुए देखना चाहते थे। एक्स.कॉम ने एक क्रांतिकारी पेमेंट इजाद किया जिसे पेपाल नाम दिया गया। इसमें किसी को पैसे भेजने के लिए सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस ही काफी था। कुछ महीनों के अंदर ही पेपाल को 2 लाख क्लाइंट्स मिल गए। पैसे के लेन देन का ये बड़ा आसान तरीका था, जबकि बैंक्स इसी प्रोसेस में कई दिन लगा देते थे। मार्च 2000 में एक्स.कॉम अपने कॉम्पिटिटर कोनफिनिटी के साथ मर्ज हो गई। मस्क के पास अभी भी कंपनी के ज्यादातर शेयर थे और कंपनी का नाम भी नहीं बदला गया। मगर फिर एक्स.कॉम और कोनफिनिटी की अनबन होने लगी, जिसकी वजह थी दोनों का अलग कल्चर और डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयज के एक ग्रुप ने मस्क को कंपनी से बाहर करने की प्लानिंग की। मस्क के बदले वे कोनफिनिटी के पीटर थे को सीईओ बनाना चाहते थे। इस दौरान मस्क अपनी पत्नी जस्टिन के साथ हनीमून मना रहे थे। उन्हें जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने कंपनी को अपने फैसले पर दोबारा सोच विचार करने की गुजारिश की। मगर तब तक बात हाथों से निकल चुकी थी। उन्हें पता चला कि कंपनी ने अपना फैसला ले चुकी थी। मस्क उस कंपनी में अपनी पॉवर खो बैठे थे जिसे उन्होंने ही शुरू किया था। जून 2001 में एक्स.कॉम पेपाल के नाम से री-ब्रांड की गई। कंपनी एडवाइजर के तौर पर मस्क की नौकरी सिक्योर थी। उन्होंने और पैसा इन्वेस्ट किया। अपना स्टेक बढ़ाकर वे पेपाल के सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन गए। इस वक्त तक उनका कॉम का बुखार अब उतरने लगा था। बाकी टेक कंपनीज बेचने की जल्दबाजी में लगी थी। मस्क ने बोर्ड को ऑफर्स ठुकराने के लिए मना लिया था। पेपाल का एनुअल रेवेन्यू बढ़कर $240 मिलियन हो चुका था। अब ये अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी कंपनी बन चुकी थी जो अब पब्लिक हो सकती थी। और तभी 2002 में पेपाल को ईबे से $115 बिलियन का ऑफर मिला। ये एक बहुत बड़ा और शानदार था। टैक्स काटने के बाद भी मस्क पूरे $180 मिलियन अपने पास रख सकते थे। पेपाल कॉम बबल से बच निकला था। ये सब मस्क की बिजनेस इंस्टिंक्ट और टेक्नोलॉजी ट्रेंड में उनकी कुशलता का नतीजा था। 9/11 के हमले के बावजूद कंपनी ने एक सक्सेसफुल आईपीओ बनाया। भले ही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डाउन हो गई, मगर पेपाल एक विनर बनकर उभरा। स्पेस में चूहा जून 2001 में एलोन मस्क जब अपने 30वें साल में थे, वे और उनकी पत्नी सिलिकॉन वैली छोड़कर लॉस एंजल्स शिफ्ट हो गए। उनका बनाया पेपाल एक सफल प्रोजेक्ट रहा था। अब वे अपने सपने स्पेस ट्रैवल और रॉकेट शिप्स पर ध्यान दे सकते थे। और इसके लिए लॉस एंजल्स से बढ़कर कोई और बढ़िया जगह नहीं थी, क्योंकि वहां का मौसम एरोनॉटिक्स के लिहाज अच्छा था। मस्क ने अपने जैसे ही कुछ लोग ढूंढ लिए। उन्होंने मार्स सोसाइटी नाम का एक ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था जो मार्स पर जीवन की संभावना तलाश रहा था। ट्रांसलाइफ नाम से इस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट भी था। ये एक कैप्सूल के आकार का बनने वाला था जो अर्थ के चक्कर लगाएं, और इसके क्यू मेंबर चूहे बनने वाले थे। मस्क ने 5,500 मार्स सोसाइटी और इसके प्रोजेक्ट के लिए दिए। उन्होंने सुझाव रखा कि ट्रांसलाइफ मिशन को मार्स तक ही एक्स.कॉम टैंड करना चाहिए। एक दिन मस्क नासा की वेबसाइट ब्राउज कर रहे थे। उन्हें गहरी निराशा हुई क्योंकि मार्स एक्सप्लोरेशन का कहीं पर भी कोई एग्जैक्ट शेड्यूल या पुख्ता प्लान नहीं दिया गया था। मस्क ने एरोस्पेस पर कई किताबें पढ़ी। उन्होंने रॉकेट शिप को प्लान करने के लिए टैलेंटेड इंजीनियर्स को अपने साथ काम पर रखा। उन्होंने कम बजट वाले रॉकेट्स का परफॉर्म स्टडी किया। उस वक्त के रॉकेट सिर्फ रसियन बनाते थे। बोइंग और लॉकहीड बहुत ज्यादा महंगे थे और बड़े से बड़े सैटेलाइट्स उठा सकते। मस्क इनसे कुछ सस्ते रॉकेट्स बनाना चाहते थे जो रिसर्च और कमर्शियल इस्तेमाल के लायक हो। जब ईबे ने पेपाल था तो मस्क ने इस डील से $80 मिलियन की कमाई की थी। उन्होंने ये पैसा मार्स के लिए रॉकेट शिप बनाने में लगा दिया। जून 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी बनाई गई। इसमें मस्क के साथ मार्स सोसाइटी के मेंबर और लॉस एंजल्स के वे लोग भी जुड़े जो स्पेस एंथुसियास्टिक थे। स्पेस एक्स को लेकर मस्क बहुत एक्स.कॉम थे। हालांकि इस दौरान उनके परिवार में एक दुखद घटना घट गई। उनकी पत्नी जस्टिन ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम नेवडा अलेक्जेंडर मस्क रखा गया था। लेकिन 10 दिन के अंदर ही वो बच्चा चल बसा। हुआ यूं कि एक रात एलोन और जस्टिन ने बच्चे को बिस्तर पर सुलाया। नेवडा गहरी नींद में पीठ के बल सो गया था।
जब कुछ देर बाद उसके पेरेंट्स उसे देखने गए तो उन्होंने पाया कि उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। डॉक्टर्स इसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। जब तक पैरामेडिक्स बुलाए गए दिमागी रूप से बच्चे की मौत हो चुकी थी। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाई थी। उसे 3 दिन तक लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। बच्चा जब मरा तो जस्टिन ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वो बुरी तरह रो रही थी, मगर एलोन मस्क ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जस्टिन को लगता था कि ये एलोन मस्क का डिफेंस मैकेनिज्म का तरीका है, जिसे उन्होंने बचपन से ही सीख लिया था। उसने कहा कि एलोन सदमे में नहीं रह सकते, उनकी फितरत ही आगे बढ़ने की है, और मुझे लगता है कि यही उनके सरवाइव करने का तरीका है। मस्क ने अपना सारा ध्यान स्पेसएक्स कॉम के रॉकेट लॉन्च में लगा दिया। अगले 5 सालों में जस्टिन जुड़वां बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद ट्रिपलेट्स को। मस्क ने कहा, मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि मुझे बेहद दुखद घटनाओं के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरह हमारे भविष्य को नहीं सुधारती। अगर आपके और बच्चे और जिम्मेदारियां हैं तो बीती बालों पर दुली होने से आपका और आपके अपनों का कोई भला नहीं होने वाला। सब कुछ इलेक्ट्रिक साल 2002 की बात थी। एक टैलेंटेड इंजीनियर जे.बी. स्ट्राबेल ने पोर्श गाड़ी खरीदी। उन्होंने इसे एक इलेक्ट्रिक कार में तब्दील किया। ये वो वक्त था जब क्लीन टेक्नोलॉजी मूवमेंट का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढने शुरू किए। महीने पर महीने बीत गए, मगर हर बार स्ट्राबेल रिजेक्ट होते रहे। आखिर में वे एलोन मस्क से मिले। मस्क को इलेक्ट्रिक कार का आइडिया काफी बढ़िया लगा। उन्होंने खुद के बनाए बैटरी और एनर्जी स्टोरेज का विचार रखा। वे तुरंत ही स्ट्राबेल को फंड देने के लिए राजी हो गए, और उनकी ये पार्टनरशिप सालों तक चली। इस दौरान कई और लोग थे जो बिजनेस पार्टनर थे और इलेक्ट्रिक कार बनाना चाह रहे थे। इनमें से ही लोग थे मार्टिन ईबहार्ड और नार्थन कैलिफोर्निया के मार्क टारपेनिंग। जुलाई 2003 उन्होंने टेस्ला मोटर्स की नींव रखी। ये कंपनी निकोलस टेस्ला के नाम पर रखी गई थी, जो इलेक्ट्रिक मोटर के इन्वेंटर थे। ईबहार्ड एंड टारपेनिंग ने अपनी कंपनी लॉस एंजल्स में मस्क को ऑफर की। वे तीनों ही अमेरिका की तेल की समस्या को खत्म करना चाहते थे। मस्क तो वैसे भी हमेशा से ही क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी के समर्थक थे। इस तरह टेस्ला शुरू हुई और मस्क उसके चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर बने। जल्द ही जे.बी. स्ट्राबल भी उनकी कंपनी में शामिल हो गए। इस टीम को पता चला कि बड़ी कंपनीज वाकई में अब कारें नहीं बनाती। BMW अपनी कारों के पार्ट्स बाहर बनवाते हैं। कंपनी केवल लोकल मार्केटिंग, सेल्स और फाइनल असेंबली संभालती है। वे दिन अब लद चुके थे जब फोर्ड मोटर्स रॉ मटेरियल से कारें बनाया करती थी। टेस्ला मोटर्स अपने यहाँ बनने वाली हर इलेक्ट्रिक कार को ढांचे से लेकर फाइनल तक खुद ही तैयार करना चाहते थे। मस्क और उनके इंजीनियर्स की टीम ने प्रोटोटाइप के तौर पर रोडस्टर बनाई। हालांकि इस प्रोसेस में वक्त, एफर्ट और पैसा बहुत लगता था। जब टेस्ला ने अपना अगला प्रोडक्ट तैयार किया, उस वक्त मस्क दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके थे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इलॉन मस्क की पूरी बायोग्राफी के लिए इस वीडियो का 3rd पार्ट को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बुक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे बुक को खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू।